तो देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। तो चार्ज रिंग के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमें निकालना है। तो यहां पे आप देखो, जैसे ये एक चार्ज रिंग है, एक रिंग है, इस रिंग की रेडियस r है, और क्योंकि इस रिंग में सरकमफ्रेंस लेंथ है, इसलिए हम इसमें से केवल क्या डिफाइन करते हैं बच्चों, आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो हालांकि हम मान लेते हैं कि इस रिंग में इस तरीके से चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज ऐसे, और मान लो ये जो चार्ज है ये कैपिटल क्यू है। अब होता क्या है कि यहाँ पे आप दो जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, एक तो इसके सेंटर पे और दूसरा एक्सियल पॉइंट पे। तो अभी मैं बताता हूँ एक्सियल पॉइंट क्या है, पहले यहाँ पे सेंटर पे देख लो। तो अगर हम एट सेंटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा बेटा, ये सेंटर पे। अब सोचो आप यहाँ पे एक एलिमेंटल चार्ज लो डी क्यू, तो इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो छोटी सी नीचे की तरफ होगी डी, जिसकी वैल्यू होगी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। वैसे ही इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट एक चार्ज जरूर है, इस ऊपर वाले डी क्यू चार्ज से डायमेट्रिकली एक दूसरा अपोजिट चार्ज है ना, डायमेट्रिकली अपोजिट एक चार्ज है डी क्यू, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ देगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आप रिंग के किसी भी पोर्शन पे चले जाओ, अगर आप एक डी क्यू चार्ज मानते हो तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी छोटी सी, उसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट चार्ज ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ऐसे आप हर पॉइंट के लिए देखो, हर पॉइंट का एक डायमेट्रिकली अपोजिट एंड है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। तो अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सेंटर पे तो सभी कैंसिल आउट होकर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ चार्ज रिंग वो कितनी हो जाती है बेटा, जीरो। तो ये हमेशा जीरो ही होगी। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि कोई भी चार्ज रिंग है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, एट एन एक्सियल पॉइंट। तो वो मैं आपको बताता हूँ ना। तो जो हमारा सेकंड है उसको हम लिख सकते हैं एट एन एक्सियल पॉइंट। अब एक्सियल पॉइंट का क्या मतलब है बेटा, पहले इसको समझो। मान लो कि ये रिंग है, रिंग को थोड़ा हम ऐसे बना रहे हैं इस तरीके से, मतलब ये ऐसे है, आधी रिंग इस प्लेन के अंदर है और आधी रिंग इस प्लेन से बाहर है। आधी रिंग जो है इस प्लेन के अंदर है, आधी रिंग इस प्लेन के बाहर है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब इसका सेंटर ये है, इसकी रेडियस बेटा आर है, और ये रिंग जो है पूरा चार्ज है इस तरीके से, है ना, ये तो हमें पता ही है। मान लो इस पे टोटल चार्ज जो है वो क्यू है। अब इसकी एक्सिस ड्रॉ करो बेटा, एक्सिस। तो ये इसकी एक्सिस है, ऐसे ये एक्सिस आगे पीछे। तो अगर हम एक्सिस पे आगे पॉइंट पे जाए, सेंटर के अलावा किसी आगे के पॉइंट पे जाएंगे एक्सिस पे, मान लो x दूरी पर, तो ये जो पॉइंट है P, यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। ये जो P है यही हमारा एक्सियल पॉइंट। इसका मतलब रिंग की एक्सिस पे सेंटर के अलावा कोई भी पॉइंट आप चूज करोगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट, और वहां पे इस चार्ज रिंग के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें निकालना। बाकी हम सेंटर पे तो निकाल ही चुके हैं कि वो जीरो है। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि एक्सियल पॉइंट पे कितनी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। तो पहले इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसको मिटा के ये आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए बच्चों, अब जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहां पर स्टूडेंट्स, एक्सियल पॉइंट पे, है ना। तो एट एन एक्सियल पॉइंट। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे तो क्योंकि एक्सटेंडेड बॉडी है, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़ते हो बेटा के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आप जानते हो ये वैलिड है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, है ना। तो पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन ये वाली बॉडी तो एक्सटेंडेड बॉडी है ना। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो हमें इसमें एक एलिमेंट मानना पड़ेगा जिसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर पाए। तो जैसे मान लो कि हमने एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक छोटा सा लेंथ लिया जिसमें एक छोटा सा पॉइंट चार्ज डी क्यू माना। इस छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण जो बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी पॉइंट पे वो ऐसे होगी नीचे की तरफ। इस छोटे से एलिमेंटल पॉइंट चार्ज की वजह से जो एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी बेटा, डी, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर। तो ध्यान से देखो बेटा, ये आर है, ये एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसको एंगल थीटा मान लूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, थीटा। अब आप ध्यान से देखो,
अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लेंगे डी क्यू, तो इसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, ऐसी ऊपर की तरफ डी। अच्छा ये एंगल थीटा है तो आप समझ गए होंगे ये एक्स और ये भी रेडियस आर है तो ये एंगल भी थीटा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो अगर आप यहाँ पॉइंट चार्ज मानोगे तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी, यानी हर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग हो रही है। और अगर हर पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होती है तो हमें पता है कि वेक्टर्स को फिर कैसे जोड़ा जाता है। फिर हमें क्या करना चाहिए, वेक्टर्स के कंपोनेंट करना चाहिए, उसका एक एक्स कंपोनेंट निकालना चाहिए, एक वाई कंपोनेंट निकालना चाहिए और फिर उसको इंटीग्रेट करना चाहिए। तो हम वैसा ही करेंगे बेटा। तो हमने देखो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करें, तो जिसके साथ थीटा अटैच होता है वो कॉस वाला कंपोनेंट होता है, तो ये डी कॉस थीटा हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, इसके साथ थीटा नहीं है तो ये हो जाएगा डीई साइन थीटा, है ना। जबकि आप ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो देखो डी का ये वाला कंपोनेंट, तो ये डी कॉस थीटा हो जाएगा जो इसी डायरेक्शन में होगा, और डी साइन थीटा जो है ऊपर आएगा, इसका डी साइन थीटा ऊपर आएगा। अब देखो बेटा डी साइन थीटा और डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट, कैंसल आउट। तो आप लॉजिकली सोचो कोई भी एक चार्ज की वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट उसको कैंसल आउट कर देगा। यानी सारे के सारे जितने भी चार्जेस हैं उसका एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट जरूर है, और अगर ऐसा है तो सारे वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएंगे, केवल कौन सा कंपोनेंट बचेगा, एक्स वाला बेटा, है ना। ये आपका केवल कौन सा कंपोनेंट बचेगा, डीई एक्स कंपोनेंट, बाकी वाई वाले कंपोनेंट सब कैंसल आउट हो जाएंगे। लॉजिकली हमने निकाल दिया, बाकी अगर आप इंटीग्रेशन करके भी सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा, इसलिए उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि वाई वाले कंपोनेंट सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, केवल हॉरिजॉन्टल वाला बचेगा, और हम टोटल निकालेंगे तो सारे चार्जेस की वजह से सारे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू। अब लेकिन आपको पता है कि इसमें ऐसे डी क्यू कितने चार्ज होंगे बेटा, इन्फिनिटी। तो ऐसे इन्फिनिटी चार्ज को कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें जोड़ना है तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारा नेट कंपोनेंट आया है डी एक्स कंपोनेंट वो हो जाएगा बेटा कितना, डी कॉस थीटा। अब इस छोटे से डी की क्या वैल्यू है डी क्यू के कारण, तो वो हम लिख सकते हैं के स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर कितना बेटा, स्मॉल आर स्क्वायर, तो आर कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो यहां से रूट हट जाएगा ना, ये स्मॉल आर है और इसका स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा। और कॉस थीटा लिख सकते हो आप इस ट्राइंगल से, देखो कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस है एक्स तो हम यहाँ पे एक्स लिख लेंगे भाई, और नीचे हाइपोटेनिस तो वो लिखा जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो के डी क्यू अपॉन यहां से बेटा कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई इसको लिख सकते हैं हम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। रूट को हम पावर कितना लिख सकते हैं बेटा, 1/2। तो ये देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 1/2 होता है 3/2। तो ये हो जाएगा के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। तो 1 + 1/2 3/2। ये तो आपका आया एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, लेकिन मुझे तो सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से एक्स डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन। तो यहां भी इंटीग्रेशन कर दो, देखो इंटीग्रेशन के क्या क्या बाहर आएगा, के कांस्टेंट है बाहर आ गया, देखो आर और एक्स ये भी कांस्टेंट है। आप डी क्यू की वैल्यू कहीं पे भी लो, कहीं पे भी लो, ना तो रेडियस चेंज होगा ना तो एक्स चेंज होगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आपका आर और एक्स कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहां से एक्स भी बाहर आ जाएगा, और यहां से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी बाहर आ जाएगी, है ना बेटा। और अंदर इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, डी क्यू। अच्छा ये सारे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू जोड़ोगे तो टोटल चार्ज क्यू मिलेगा, तो इसकी लिमिट जो है वो 0 से टोटल चार्ज क्यू हो जाएगी। अब आप सॉल्व करो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन कितनी बचेगी बेटा, या फिर हम इसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं इन एक्सियल डायरेक्शन। तो ये कितनी बचेगी, देखो ये इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्यू हो जाएगा, तो कैपिटल क्यू माइनस 0 करोगे तो कैपिटल क्यू बचेगा, तो ये आ जाएगा के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों,
याद रखना है ना, तो ये हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, आप जानते हो कि के को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर एयर में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू इंटू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। बाकी आपको याद रखना है तो के फॉर्म में याद रखें तो याद रहता है, वो तो आप कन्वर्जन कर ही सकते हो, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी रिंग के कारण, चार्ज रिंग के कारण किसी भी एक्सियल पॉइंट पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक्सियल लाइन पे ही होती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो आई होप आपको ये पूरी जो चीज है वो समझ में आई होगी, तो आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं क्लीन कर देता हूं, कुछ चीजें और समझते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखेंगे आप, है ना। देखिए इसमें एक्सियल पॉइंट में कुछ चीजों का और हमें क्या होना चाहिए बच्चों, कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। वो क्या चीजें हैं वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये हमने रिंग चार्ज ली थी, इस पे टोटल चार्ज क्यू था, इसका जो रेडियस था वो आर था। तो हमने बोला कि भाई यहाँ पे एक्सियल पॉइंट है, यानी कि एक्सिस वाली लाइन है। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज की रिंग है तो आप यहाँ पे जाओगे राइट साइड, तो आप ध्यान से देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट डायरेक्शन में आई, राइट डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी एक्स दूरी पे कितनी आती है बेटा, वो हम निकाल चुके हैं, डेट इज के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। ये तो हमें पता ही है। लेकिन अगर आप इसके लेफ्ट में आओगे बच्चों, लेफ्ट में, अगर लेफ्ट में आप एक्स दूरी पे आते हो तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ होगी, याद रखेंगे। राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है, और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है ना। और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, 0, ये आपको पता है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो कि ये रिंग अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होती, नेगेटिवली चार्ज होती, माइनस क्यू चार्ज होता, तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती बेटा। फिर अगर आप राइट साइड जाते हैं एक्स दूरी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होती, राइट साइड, है ना। नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता तो ये लेफ्ट की तरफ आता, और अगर आप लेफ्ट की तरफ जाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो राइट की तरफ आती। तो ये बात भी ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड वाइज यही है, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। पॉजिटिव के कारण अवे और नेगेटिव का कारण टूवर्ड्स। और आप ऐसे भी सोच सकते हो, मैंने हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बोला है कैसे सोचना चाहिए, कि आप +1 कूलम का चार्ज रख के देखो, उस पे जिधर फोर्स लगेगा ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसलिए यहाँ पे अवे। अगर आप यहाँ रखोगे तो ये इधर रिपेल करेगा, तो इधर। वैसे नेगेटिव चार्ज जो है +1 कूलम को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे रखोगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आप डायरेक्शन हमेशा +1 कूलम चार्ज को रख के देख सकते हो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कभी गलत नहीं होगी, है ना। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, इससे रिलेटेड एक ग्राफ भी बनाया जाता है जिसको बोलते हैं ई वर्सेस एक्स ग्राफ, है ना। तो हम यहाँ पे इसके लिए ई वर्सेस एक्स ग्राफ भी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखें, ई वर्सेस एक्स ग्राफ। तो हमें कुछ चीजें तो पता है बच्चों, जैसे ये हमारी रिंग है, हम पॉजिटिव क्यू के लिए बना लें तो ये आपका रेडियस है आर, है ना। ये रिंग जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, और ये एक्सिस वाला पॉइंट है, और यही तो एक्स है ना। तो एक्सिस वर्सेस एक्स वर्सेस मतलब ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है। अब आप ध्यान से देखो, एक तो ये सेंटर वाला पॉइंट है, तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है बेटा, यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ये तो हमने पहले ही पता किया था। अब आप खुद सोचो, जब आप यहाँ इंफिनिटी पे चले जाओगे बच्चों, इंफिनिटी पे मतलब x की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो x में अगर आप प्लस इंफिनिटी पे जाते हो तो आप चेक करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। x इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी। वैसे ही आप x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे आओगे तो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही मिलेगी, है ना। तो x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे भी 0 है, सेंटर पे भी 0 है, और x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी पे भी 0 है। अब आप ध्यान दें, अगर आप इस रीजन पे बात करते हैं राइट साइड, तो आपको पता है राइट साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो राइट की डायरेक्शन में, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की डायरेक्शन में होती है तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, ये तो पता ही है ना। हमने डायरेक्शन ले ली एक, अगर राइट साइड हमने पॉजिटिव माना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। फिर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, क्योंकि पीछे की तरफ होगी ना,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो देखो ये सेंटर वाला पॉइंट है जहां पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो इसको हम ले रहे हैं वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये जो ओरिजिन है ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर वाला पॉइंट है ओरिजिन। तो देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मार्क कर लिया। प्लस इंफिनिटी पे जाओगे तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लगभग लगभग, तो हमने मार्क कर लिया। माइनस इंफिनिटी पे जाओगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मार्क कर लिया। अब देखो राइट साइड वाले रीजन में, मतलब इस लाइन के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। अब देखो बेटा राइट साइड में दो क्वाड्रेंट हैं, एक फर्स्ट और एक फोर्थ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव है। क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है इसलिए वो पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाएगा, तो इस वाले क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पॉजिटिव आनी, मतलब ग्राफ इस रीजन में बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। वैसे आप लेफ्ट साइड आ जाओ, तो लेफ्ट साइड में ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होती है और थर्ड क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो वो कहां लाई करना चाहिए, थर्ड में, तो यहाँ पे सेकंड में नहीं बन सकता ग्राफ। तो बच्चा राइट साइड ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेफ्ट साइड ग्राफ बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आप ध्यान दो, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है और इधर पॉजिटिव है, यानी ये 0 से बढ़ा होगा और फिर घटकर 0 हो गया होगा, क्योंकि पहले 0 है बाद में भी 0 है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी होगी फिर घटकर 0 हो गई होगी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी होगी फिर घट के 0 होगी, क्योंकि 0 से 0 जाना है और बीच में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में कुछ वैल्यूज होंगी ना, तो पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो देखो इसका ग्राफ ऐसे कर्व लेते हुए हम बनाएंगे, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ये आपका ये वाला ग्राफ हुआ राइट साइड का। लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है लेकिन 0 से 0 है, यानी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में बढ़ी होगी फिर घटकर 0 हो गई होगी, तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव में बढ़ा होगा फिर घट के 0 हो गया होगा ऐसे। तो देखो ये ग्राफ बनेगा आपका, चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है बच्चों। अच्छा अब एक बात और इसमें आती है फिर कि अगर हमने ग्राफ बना लिया तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पे जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, ऑब्वियस सी बात है होगी, और उस मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक्स की कुछ तो वैल्यू होगी ना, एक्स की वैल्यू कुछ तो होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ किस एक्स की वैल्यू पर हम एक्स की कौन सी वैल्यू लें ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिले, तो हमें वो एक्स की वैल्यू निकालना है। अब हम ये कैसे निकालेंगे, चलिए मैं इसको बताता हूं। तो पहले आप इस साइड का नोट कर लें, फिर इस साइड मिटाकर मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो ये एक्स है जिस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए जहां पे हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब आपको बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट याद होना है। जहां भी मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है ना बच्चों, वहां पे आप सबसे पहले फिजिक्स में यही सोचोगे कि मैक्सिमम मिनी का कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाया गया, बेसिक मैथ्स ध्यान रखोगे, है ना। तो आपने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि जब भी हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है किसी भी चीज का, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना चाहिए और उसको पुट कर देना चाहिए, 0 से इक्वेट कर देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे भाई, मैक्सिमम जिसका निकालते हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैक्सिमम किसका निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे एक्स चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज चेंज हो रही है, तो एक्स चेंज होते होते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज अगर चेंज होंगी तो एक्स की किसी वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी, यानी विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकालना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना चाहिए, डीई अपॉन डी एक्स। मैक्सिमम किसका देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जो जिसका मैक्सिमम चाहिए उसका डिफरेंशिएशन होता है जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए, तो यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में चाहिए, इसलिए मैंने डी बाई डी एक्स लिखा। और अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो इट इज इक्वल्स टू 0, तो इसको 0 के इक्वेट पुट करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि किसी भी एक्स दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बेटा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो हम यहां पे यही करते हैं भाई, डी अपॉन डी एक्स करना है और ई की वैल्यू क्या है वो हमें पता है, के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। अब थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं थोड़ा आसानी से डिफरेंशिएट करने के लिए
क्योंकि अभी यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन में कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। अब आपको डिवीजन रूल या कोशेंट रूल पता भी होगा, लेकिन मैं उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं। इसको हम प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो एक काम करते हैं, के और क्यू तो कांस्टेंट है, एक्स का के और क्यू से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो के क्यू बाहर ले लो। अब डिफरेंशिएशन होगा किसका बेटा, एक्स, तो न्यूमरेटर में एक्स बचा। अब आपको पता है कोई भी चीज डिनोमिनेटर में लिखी है, जब आप उसको न्यूमरेटर में लिखते हो मल्टीप्लाई में, तो पावर में नेगेटिव आ जाता है ना। ये तो बेसिक मैथ्स है, आपको पता ही है। तो हम यहां पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। देखो बेटा ऐसा कर लेते हैं, इट इज इक्वल्स टू 0, और के क्यू इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा। मतलब ये बचा d/dx x मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल आना चाहिए बच्चों, है ना। तो आई होप आपको आता है, बट एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे भाई, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है dy/dx और दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है फर्स्ट इंटू सेकंड, तो हम क्या करेंगे, पहले सेकंड फंक्शन जैसा है वैसा का वैसा रख देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा का वैसा, और डिफरेंशिएशन कर देंगे सेकंड फंक्शन का। तो अब यहाँ पे आप करके देखो इसको। तो यहाँ पे देखो बेटा, फर्स्ट फंक्शन जो है वो हम x को मान लेते हैं, और सेकंड फंक्शन जो है वो इस पूरी क्वांटिटी को मान लेते हैं। तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड बाहर निकाल दो। तो सेकंड फंक्शन है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज x, फिर बीच में कौन सा साइन लगाएंगे बेटा, प्लस, फिर आपका फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा, तो x वैसे ही लिख दो, और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका बेटा, सेकंड फंक्शन का, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सॉरी, ये माइनस चल रहा था तो माइनस लिखना है, -3/2, है ना। और ये पूरा इक्वल्स टू क्या चल रहा है, 0। तो अब इसको सॉल्व करो भाई, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो यहाँ पे तो केवल यही बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। और ये जो है बेटा, अब यहाँ पे चेन रूल लगाओ, अगर ये पूरा x होता तो x की पावर -3/2 होती, तो x की पावर n का फॉर्मूला होता था n इंटू n-1, तो n की जगह -3/2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लो, तो -3/2 बाहर आ जाएगा, x पहले से बाहर है ही, और जो भी अंदर है उसकी पावर में n-1 होगा, तो यहाँ पे -3/2 में से -1 हो जाएगा, है ना बेटा। और फिर मल्टीप्लाई में जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन, उसका मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन होता है, चेन रूल आपको पता होगा। तो r कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, और x जो है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो इट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 0, है ना। तो यहां तक हमारे पास ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा, इन दोनों में से क्या क्वांटिटी कॉमन आ सकती है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 दोनों से कॉमन आ जाएगा। अगर यहां से ये कॉमन लोगे तो इसकी पावर -1 बचेगी केवल, ये बाहर आ जाएगा, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहां पे हम कर लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, तो ये पूरा बेटा क्या हो गया, बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहां पे बचेगा 1, और यहां पे ये क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के साथ, तो ये बचेगा माइनस, और ये बचेगा बेटा कितना, 3/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसल, तो ये बचेगा 3x, तो -3x स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचेगा कितना बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, क्योंकि -3/2 पावर तो बाहर आ गई, तो यहाँ पे पावर बचेगी केवल -1, और इट इज इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से देखो, तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरी क्वांटिटी इधर 0 के नीचे आ जाएगी बेटा, तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - 3x स्क्वायर, और ये पावर -1 है तो इसको डिनोमिनेटर में लिख लो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इट इज इक्वल्स टू 0। अब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई करो तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, और आप एक्स स्क्वायर इधर लाओगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे बच्चों। तो x की क्या वैल्यू आएगी, तो x आर स्क्वायर बाई 2 और फिर उसका स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस में आएगा बेटा r/√2। सॉल्व कर लो, तो क्योंकि स्क्वायर है ना तो दोनों वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस, यानी x की प्लस r/√2 वैल्यू पर और x की माइनस r/√2 वैल्यू पर हमें क्या मिलेगा बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो ये x की वैल्यू है
ये x की वैल्यू है r/√2 जिसपे हमें मैक्सिमम मिलेगा। वैसे ही नेगेटिव में कब मैक्सिमम मिलेगा? नेगेटिव साइड में, जब x की वैल्यू -r/2 है। तो देखो बेटा दोनों पॉइंट्स मिल गए, यानी इसमें नेगेटिव में मैक्सिमम मिल रहा है -r/2 में, और पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम मिल रहा है +r/√2 में, है ना। देखो ये पूरा हमने सॉल्व करके निकाल लिया। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार ये पूछा भी गया है, तो आपको ये आना चाहिए। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नोट करें बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने ये तो पता कर लिया कि x किन वैल्यूज पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, है ना। तो कभी कभी ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पूछी जाती है कि ये कितनी है, तो इसको भी आप निकाल सकते हो। अगर आप पुट कर दो, पुट x इज इक्वल्स टू r/√2 इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में, तो हम क्या करेंगे, वी विल गेट E max। तो हमें E max मिल जाएगा, है ना। तो E max, अब मैं आपको ये होमवर्क देता हूं, आपको सॉल्व करना है। अगर आप E max निकालेंगे x की वैल्यू इस फॉर्मूले में, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले में आप x की वैल्यू कितनी रख देंगे बेटा, r/√2, और उसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा भाई 2kq/3√3r², है ना। तो ये बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी। तो आपको निकालना है, आपको मैंने सिंपल कैलकुलेशन के लिए दे दिया है, आप करके देखिएगा तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो आई होप आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस नेगेटिव क्यू चार्ज अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसका मतलब क्या है, पहले आप क्वेश्चन समझ लो कि ये जो है आपकी रिंग है, ये उसकी एक्सिस है। तो अगर मैं एक्सिस ऑफ रिंग पे थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, स्लाइटली डिस्प्लेस का मतलब क्या है, इसको समझ लो। स्लाइटली डिस्प्लेस का मतलब ये है कि आपको इनडायरेक्टली ये बोला गया है कि जो आप x खिसकाएंगे तो x जो है इट इज वेरी वेरी लेस देन r, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब ये होता है स्लाइटली डिस्प्लेस का मतलब आपने हल्का सा इसको डिस्प्लेस किया तो x जो है वो r के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, ये मतलब है। अब आप देखो ध्यान से बेटा, फिर उन्होंने क्या बोला, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पहली बात तो ये ऑसिलेशन करेगा क्यों, आपको मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, वो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, याद होगा आपको, है ना, इस तरीके से था ना। तो अगर आपका फोर्स है वो होगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर देखो बेटा, अगर ये Q पॉजिटिव है, पॉजिटिव Q है ना, प्लस Q है, अगर ये Q जो है ये पॉजिटिव है, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, ये समझे आप। अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अगर पॉजिटिव Q है तो प्लस Q चार्ज जो है वो मूव करता है, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात याद रखेंगे आप। फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर Q नेगेटिव है, तो देखो यहां F की वैल्यू हो जाएगी -QE। माइनस का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो -Q चार्ज जो है वो हमेशा कहां मूव करेगा, मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखो बेटा नेगेटिव Q है, तो होगा क्या कि अगर आप -Q को यहां पे लेके आओगे, पहले सेंटर पे था और हमें पता था कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो फोर्स भी सेंटर पे 0 होगा। तो जब ये नेगेटिव Q सेंटर पे रखा था तो उस पर फोर्स कितना था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण 0, तो वो कहीं मूव नहीं कर रहा था, मतलब इक्विलिब्रियम में था, है ना, इक्विलिब्रियम में था। अब जैसे ही आप इसे को इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करोगे तो ये आगे जाएगा। जैसे ही आगे गया, मैं थोड़ा x बड़ा बना लेता हूं, हालांकि वो बहुत छोटा है लेकिन समझने के लिए। तो नेगेटिव Q चार्ज ये आया बेटा। अब क्योंकि इस x वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इस पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ये फोर्स लगेगा -Q चार्ज पे, मतलब ये अंदर की तरफ आएगा, यानी जहां से डिस्प्लेस हुआ था वहीं वापस भाग रहा है। इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना बच्चों। मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज के पे नेट फोर्स 0 होता है इक्विलिब्रियम में और हम उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, तो अगर वो अपनी पोजीशन में वापस आना चाहता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। अब सोचो जब ये वापस आएगा तो क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है तो इस पे वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये यहां आके रुकेगा नहीं,
अपनी वेलोसिटी के कारण यहां पहुंच जाएगा। अब जैसे ही माइनस क्यू यहां पहुंच जाएगा वेलोसिटी के कारण, तो इस पे फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है, तो फोर्स के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है नेगेटिव क्यू पे, तो ये वापस यहाँ पे आएगा, तो यहाँ कहीं आके रुकेगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर वेलोसिटी हो जाएगी तो रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा। तो देखो यूं 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 आगे पीछे सेंटर के एक्सिस पे, मतलब एक्सिस के अबाउट सेंटर के अराउंड ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। तो अगर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या है ये आपको बताना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं बेटा, तो ध्यान से देखो, आपको मैंने बताया था जो टाइम पीरियड निकालने का तरीका ये होता है कि अगर आप एसएचएम प्रूफ कर दो, तो मैंने आपको फोर्स इक्वेशन बताई थी बेटा, फोर्स इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर आपकी ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसपे नेट फोर्स जो है वो माइनस के डैश, मैं के डैश इसलिए लिख रहा हूं, वहां पे के लिखते हैं इसको कांस्टेंट को, फोर्स कांस्टेंट को, लेकिन यहाँ पे के डैश इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे के हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो के डैश है। तो अगर आपकी ऐसी इक्वेशन बन जाती है, इसका मतलब वो एसएचएम है, और अगर वो एसएचएम है तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सिंपली 2 पाई रूट ओवर एम बाई के डैश। तो बेटा जो भी के डैश की जगह आएगा हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन बन रही है कि नहीं, इसमें एसएचएम है भी कि नहीं ये, है ना, तो इसको चेक करेंगे। तो हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था जहां पार्टिकल को डिस्प्लेस करो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानो, तो जो फोर्स है वो देखो बेटा लेफ्ट की तरफ लग रहा है, आपने राइट की तरफ एक्स डिस्प्लेस किया है लेकिन फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है। तो अगर राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है। तो जो हमारा नेट फोर्स होगा क्यू चार्ज पे वो होगा माइनस क्यू इंटू ई, माइनस इसलिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और उस पर डायरेक्शन भी पीछे की तरफ है, तो हम माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा इस रिंग के कारण, तो वो भी आप लिख सकते हो, वो तो हमें पता है, माइनस के क्यू, स्मॉल क्यू लिख लेता हूं, माइनस बाहर लिख दिया, इंटू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो बेटा यही तो थी ना, यही तो थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो के क्यू एक्स अपॉन दिस है मल्टीप्लाइड बाई क्यू, और माइनस साइन मैंने बाहर लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका के क्यू क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन एक समस्या है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं आ रहा है, मतलब सम कांस्टेंट इनटू एक्स नहीं आया, एक्स नीचे भी आ रहा है। तो भाई ये एसएचएम तो नहीं होगा, ये तो ऑसिलेशन है, लेकिन हमें एक कंडीशन दी हुई है इनडायरेक्टली, स्लाइटली डिस्प्लेस। स्लाइटली डिस्प्लेस मतलब एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो हम उसका यूज कर लेते हैं। हमें पता है कि एक्स जो है वो वेरी वेरी लेस देन आर है, तो हम बोल सकते हैं कि सो दैट एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड, एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन, इन कंपैरिजन, इन कंपैरिजन विथ आर। तो हम आर के कंपैरिजन में जो है किसको हटा सकते हैं भाई, एक्स को उड़ा सकते हैं। तो नीचे देखो आर के कंपैरिजन में एक्स को नेग्लेक्ट कर दो, तो ये उड़ा दो, ये उड़ा दोगे तो क्या बचेगा भाई, नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसल, इनटू एक्स। तो देखो बेटा ये कितना आएगा, माइनस के क्यू क्यू बाई आर क्यू इंटू एक्स। तो दिस इज नेट फोर्स। अब आप ध्यान से देखो ये पूरी चीज तो कांस्टेंट दिख रही है, जो यहाँ पे है वो के डैश की जगह, यही तो के डैश है आपका। और अगर ये के डैश है तो ये एसएचएम की इक्वेशन बन गई ना, और एसएचएम की बन गई तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड अब आप लिख सकते हो भाई। टाइम पीरियड कितना लिख सकते हैं बच्चों, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर, इसका मास जो है चार्ज का वो एम हमें दिया हुआ है, तो एम बाई के डैश, और के डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, के क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब। तो अपॉन आर क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आर क्यूब बचेगा। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है बच्चों वो सॉल्व करना था। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से अब कर सकते हो, तो इसको नोट कर लेंगे।